वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। अगले दिन एकेडमी की छुट्टी थी। हिना शाम को घर पर ही रही। शाम को जब सितारा उसके कमरे में चाय लेकर आई तो उसने एक उंगली के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। उसके बुलावे का अंदाज ऐसा था कि सितारा को खटक गया, लेकिन हिना के चेहरे पर उसे किसी खिन्नता के भाव नजर नहीं आए थे। बहरहाल एक उंगली के इशारे के इस अंदाज से जाहिर होता था जैसे सितारा से कोई गलती हो गई है। वो ट्रे शीशे की सेंटर टेबल पर रखकर हिना की तरफ बढ़ी। जी बीबी, जी बीबी की बच्ची, तुझे शर्म नहीं आई? हाय बीबी, क्या हुआ? मुझसे कोई कसूर हुआ क्या? वैसे तो तू मुझसे दुनिया भर की बातें करती है, लेकिन जो बात मुझसे छिपाने की नहीं थी वही छिपा गई। शर्म नहीं आती तुझे? आती है बीबी जी, क्यों नहीं आती? तो फिर उस सुनहरे सांप वाली बात तूने मुझे बताई क्यों नहीं? वो बीबी जी, माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। क्यों? मालिक का यही हुक्म था जी। उन्होंने माँ को हिदायत दी थी कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। उन्होंने खुद ही सारा वाकया मुझे सुनाया है पागल। वो बता सकते हैं बीबी, वो मालिक हैं। तो तू भी तो मुझे बता सकती थी ना, मैं तेरी मालकिन हूं ना। आपका तो जवाब ही नहीं बीबी जी। आप तो बड़ी प्यारी मालकिन हैं। अल्लाह ऐसी मालकिन सबको दे। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना। ला चाय दे और फिर चल मेरे साथ। कहाँ बीबी जी? जरा बाहर चलकर बैठते हैं। रात की रानी की खुशबू का लुत्फ उठाएंगे, मजा आएगा। हाय बीबी जी, नहीं, मुझे तो उधर से गुजरते हुए भी डर लगता है। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, फिर डर काहे का? हाय बीबी, आप क्या सपेरिन हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे देखकर बड़े बड़े सांपों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हाँ, हो ही जाती होगी, आप इतनी हसीन जो हैं। बीबी जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? बेवकूफ, तू बड़ी कब होगी? हिना हंस दी। फिर चाय पीकर वो सितारा के साथ पिछवाड़े के लॉन में आ गई। सूरज बंगलों के पीछे जा छुपा था। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। हिना ने पहले तो दूर से रात की रानी का जायजा लिया। सितारा उसके जरा करीब होकर उसकी ओट में ही खड़ी थी। उसके दिल में सांप की दहशत बैठी हुई थी। फिर हिना अंधेरा होने तक वहां रही, टहलती रही, बैठी रही, लेकिन उसे वहां कोई सांप नजर नहीं आया। आज की शाम बहुत हसीन थी, और क्यों न होती। आज हिना का जन्मदिन जो था, आज उसे 15वां साल लग गया था। पूरा बंगला मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। रोशनगढ़ी के बाहर से भी मेहमान आए हुए थे। बंगला रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ रंगो नूर की बारिश थी। खनकते कहकहे थे, मनमोहक मुस्कुराहटें थी। थ्री पीस सूट में समीर राय बहुत स्मार्ट लग रहा था। नफीसा बेगम के तो जैसे पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो आज भी वैसी ही थीं जैसे 10 बरस पहले। वक्त की गर्दिश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। मामू मामियां सब थीं, तो मायरा भी मौजूद थी। मायरा काले लिबास में और भी निखरी हुई दिखाई दे रही थी। वो सोफे पर इत्मीनान से बैठी थी।
समीर कई बार उसके सामने से गुजरा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। निगाहें मिली थी तो दोनों हौले से मुस्कुरा दिए थे। जाने क्यों, आज की शाम जिसके नाम थी, उसकी दीद तो पत्थर कर देने वाली थी। आज के इस समारोह के लिए हिना ने खास लिबास सिलवाया था। वो इस सुनहरे लिबास में कोई अप्सरा लग रही थी। वैसे भी वो इतनी सुंदर थी कि इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। वो अपनी सहेलियों के साथ बंगले के लाउंज में बैठी थी। संगीतमय सुरीले कहकहे बिखर रहे थे, चुटकुले सुनाए जा रहे थे, फिक्रे कसे जा रहे थे। हिना के बराबर में हेमा बैठी थी। वो उसकी स्कूल की दोस्त थी और काफी करीब भी। हिना उसे शोखी से हेमा मालिनी कहा करती थी। हेमा को जब हिना ने जन्मदिन पर बुलाया तो वो थोड़ा हिचकिचाई थी, मगर थोड़ी मान मनव्वल के बाद हेमा के बड़े भाई वो उसे यहां लेकर आने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन आज की शाम उन्हें कहीं और भी जरूरी काम था, इसीलिए वो हेमा को छोड़कर और वक्त पर वापसी का वायदा करके चला गया था। हिना से उसकी मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। जब सारे मेहमान आ गए और सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो समीर ने हिना को बाहर बुलवाया। वो अपनी सहेलियों के झुरमुट में लॉन में आई। शीशे की एक खूबसूरत मेज पर एक बड़ा सा केक रखा था। हिना ने केक काटा तो हर तरफ हैप्पी बर्थडे का शोर मच गया। खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया था। समीर को गजलें सुनने का बड़ा शौक था। उसने एक नामी गायक को बुलवाया था। खाने के बाद जब गिने चुने खास लोग रह गए तो इस गायक ने अपनी खूबसूरत आवाज में एक गजल छेड़ी। इस गायक की जहां आवाज अच्छी थी, वहीं उसका चुनाव भी लाजवाब था। जब उसने पहली गजल छेड़ी, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, तो उसका जोरदार तालियों की गूंज के साथ स्वागत किया गया। गजलें गाई जाती रहीं, रात भीगती रही। आनंदपूर्ण क्षण वक्त के पहाड़ से टूट टूट कर बरसते रहे। ऐसी संगीतमय खुशनुमा शामें भी तो समीर की जान रही थीं। इन्हीं संगीत भरी शामों ने ही तो उसे लूटा था। इसी नशे ने तो उसकी नमीरा को छीन लिया था। इस दुनिया से नमीरा को गए लगभग 15 साल हो गए थे, लेकिन समीर उसे अभी तक भुला नहीं पाया था। और ऐसी शामें नमीरा की याद को और भी गहरा और ताजा कर देती थी। जिंदगी में तो सभी प्यार करते हैं, मैं तो मर कर भी तुझे चाहूंगा। वो गायक ये गा रहा था और समीर के दिल पर टप टप आंसू गिर रहे थे। फिर वो जब्त नहीं कर पाया, उसका सब्र टूट गया। वो बड़ी सावधानी से बड़े सहज अंदाज में उठा, जैसे उसे कोई काम हो। लेकिन मायरा जानती थी कि वो ये दर्दीली गजल छोड़कर इस महफिल से क्यों उठा है। मायरा ने उसे बंगले की इमारत की तरफ जाते देखा तो वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे चली गई। उसने समीर को ढूंढ लिया। अपने बेडरूम में अपना हाथ आंखों पर रखकर वो ना जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। वहां टेबल लैंप जल रहा था। लाल रंग के शेड का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर पड़ रहा था। मायरा उसे कुछ एक पलों तक यूं ही देखती रही, सोचती रही कि उसे अपनी आमद का एहसास कराए, या वो जैसे यहां आई है वैसे ही खामोशी से लौट जाए। लेकिन वो यहां खुद से थोड़ी आई थी, जो खुद से लौट भी जाती। उसे खुद पर काबू था ही कहां। वो धीरे से बिस्तर पर बैठी और समीर का हाथ पकड़कर प्यार से उसकी आंखों से हटाया। हाथ हटने पर उसने देखा कि समीर की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। हड़बड़ाई आंखों से ही समीर ने हाथ हटाने वाली को देखा। उसे कुछ नजर नहीं आया। एक तो रोशनी कम थी
दूसरा उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। फिर भी उसने जान लिया कि वो कौन है। जब दर्दीली गजलें सुनने का शौक है तो अपने अंदर सुनने का हौसला भी रखिए। मायरा, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अकेला। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी क्लास और रुतबे के मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं। एक मरती है तो दूसरी आ जाती है, और तुम हो कि 15 साल से एक को ही रोए जा रहे हो। आखिर कब तक रोओगे उसे? मायरा, मैं समीरा को नहीं भूल सकता। तुम उसे भुलाना नहीं चाहते। तुम्हें अपने गम से इश्क हो गया है। चलो, यही समझ लो। लेकिन मैं तुम्हें यूं सिसक सिसक कर मरने नहीं दूंगी। तुम हो कौन? मैं कोई नहीं हूं, ये मैं जानती हूं। मैं अगर कोई होती तो तुम्हें ठीक कर देती। तुम अपनी हदें पार कर रही हो मायरा। प्लीज, तुम यहां से जा सकती हो। जाती हूं, मगर एक बात याद रखना, अगर मैं सचमुच चली गई तो बहुत पछताओगे। समीर उसे जाता हुआ देखता रहा। मायरा जब दरवाजे पर पहुंच गई तो समीर बेचैन हो उठा। उसने कहा, सुनो। मायरा ठिठकी और मुड़ी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो मायरा? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मायरा ने एक झटके से कहा और बाहर निकल गई। समीर की समझ में आया ही नहीं कि मायरा आखिर क्या कहना चाहती थी। हां, उसके आने से इतना जरूर हुआ था कि वो अपना गम भूल गया था। शायद मायरा यही चाहती थी। हिना ने भी अपने अब्बू को उठते हुए देखा था और समझ गई थी कि गजलों से उठने वाले किस दर्द ने उन्हें जाने को मजबूर किया है। वो अब बच्ची नहीं थी। अपने बाप की मनोदशा और जज्बात का एहसास था उसे। वो समझ गई थी कि अब्बू किसी एकांत की तलाश में उठ गए हैं। ऐसे तड़पते क्षणों में वो ऐसा ही करते थे। समीर अक्सर कहा करता था कि हिना ने उसकी जिंदगी बचा ली है, वरना जाने वो तो कब का मर चुका होता। हिना अपने अब्बू के लिए तड़प उठी और वो अभी उठने की सोच ही रही थी कि हेमा ने अचानक कहा, अच्छा हिना, अब मैं चलती हूं। अरे पर क्यों? अपने भाई को तो आने दो। वो आ गए हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कहां हैं? जरा मुझे भी तो मिलवाओ। उनसे पूछूं तो सही कि क्या इस तरह आया जाता है किसी की सालगिरह में? चल पूछ ले, मुझे क्या। हेमा ने आगे बढ़ते हुए कहा, और हिना भी उसके साथ ही हो ली। अब तक मेहमान बहुत कम रह गए थे। वो दोनों जब मेहमानों के बीच से स्विमिंग पूल की तरफ बढ़े तो हिना को वो नौजवान दूर से ही नजर आ गया। वो पूल के किनारे खड़ा साकत पानी में अपना अक्स देख रहा था। फिर उसने इस पानी में जैसे एक सुनहरी जलपरी को देखा। उसने घूम कर देखा। सुनहरे लिबास में हिना उसकी बहन के साथ पीछे खड़ी थी। भाई, ये है मेरी सहेली हिना, और हिना ये है गौतम। हिना गौतम की तरफ देख रही थी। फिर दोनों की नजरें मिली। यूं लगा जैसे दो बिछड़े अचानक सामने आ गए हों। नजरें मिली तो फिर हट ही नहीं सकी। फिर जैसे नजर से नजर की बात चली। ढूंढती थी जिसे नजर, वो तुम ही हो। वक्त की धुंध में जो थे गुम, वो तुम ही तो हो। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हेमा उन दोनों को देख रही थी। फिर उससे रहा नहीं गया। वो धीरे से खखारी और बोली, अरे भाई, ये बताएं कि क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? किसी जमाने के बिछड़े हुए मिल हैं क्या? आखिर मामला क्या है? कुछ हमें भी तो बताएं। तब अचानक दोनों को होश आया। तंद्रा टूटी। दोनों ने एक दूसरे को अजनबी निगाहों से देखा। जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। लेकिन आप दोनों को मिलाकर शायद मैं मुश्किल में पड़ गई हूं। वो क्यों?
इसलिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। हेमा ने बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए यह कहा था। उसकी बात सुन दोनों की निगाहें एक साथ झुक गई थीं। चोरी पकड़े जाने की शर्म के सबब शायद ऐसा हुआ था। जी, अब हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। हेमा ने धीरे से अपने भाई को कोहनी मारी। "अ, आपको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माफी चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपने खाना खाया?" थैंक यू, मैं खाना खाकर आ रहा हूं। फिर भी आप मुनासिब समझें तो थोड़ा सा केक तो चख ही लें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हिना ने हाथ से इशारा किया और वो उन दोनों को ड्राइंग रूम में ले आई। उसने सितारा से केक और कॉफी मंगवाया। हिना और हेमा सोफे पर इकट्ठा बैठ गई थी और गौतम उनके सामने बैठा था। हिना ने निगाहें उठाकर गौतम की तरफ देखा, जो कि पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। वो गायक दिल पर असर करने वाली आवाज में गा रहा था, तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए। दोनों की आंखें एक दूसरे में उलझी थीं। ऐसा ही होता है, पहली नजर अपना असर दिखा जाती है। किसी को देखकर दिल एकदम पुकार उठता है। शायद यहां भी ऐसा ही था। और प्यार तो वो जज्बा है जो ना ऊंच नीच देखता है और ना जात धर्म। प्यार होना होता है और हो जाता है बस। यहां भी ऐसा ही हुआ था। 15वें बरस की ये पहली रात थी। भविष्यवक्ता अरुणिमा ने 15 साल पहले कहा था कि हिना पर 15वां साल बड़ा भारी होगा। ये साल आ गया था। कयामत की रात सर पर थी। हिना अपने बेडरूम में सो रही थी। नरम मुलायम तकिए पर उसके रेशमी बाल फैले हुए थे। ढीले ढीले नाइट सूट में बड़े पुरसुकून अंदाज में लेटी हुई थी वो। कमरे में नीले रंग का नाइट बल्ब जल रहा था। नीला हट लिए रोशनी में हिना का सूरत सौंदर्य अपना जादू जगा रहा था। वो सपनों की वादी में किसी तितली की तरह उड़ती फिर रही थी। उसे क्या मालूम था कि आज क्या होने वाला है, वक्त कैसी करवट लेने वाला है, किस्मत क्या गुल खिलाने वाली है। अभी रात के 3 बज रहे थे। चारों तरफ पूर्ण सन्नाटा था। ऐसे में वो अचानक ही पर्दे के पीछे से नमूदार हुआ। वो एक सुनहरा सांप, जिसका जिस्म चमकदार था और उस पर छोटे छोटे गोल निशान थे। उसे देखकर लगता था जैसे उसके सुनहरे बदन पर अलग अलग रंगों के पत्थर जड़े हों। उसके सिर पर भी एक चमकदार पत्थर था, जिससे किरणें फूट रही थी। लग रहा था जैसे ये मणि उसके सर का ताज हो। उसकी 2 मुंही काली जीभ बार बार लपलपा रही थी। वो पर्दे से उतरकर हिना के बिस्तर की तरफ बढ़ा। कमरे में एक अनूठी सी सुगंध फैल गई। ये खुशबू ऐसी थी जिसे सूंघकर कोई भी मस्त हो जाता। हिना के रेशमी लंबे बाल तकिए से होते हुए बिस्तर के किनारे तक चले गए थे। ये सुनहरा सांप इन बालों की लहरों में घूमता हुआ ऊपर आया और फिर कुंडली मारकर बैठ गया और अपना फन फैलाकर अपनी काली चमकीली आंखों से हिना के सोते हुए सौंदर्य को निहारने लगा। वो हिना की इस खूबसूरती में मगन था और हिना ख्वाबों की हसीन दुनिया में। उसके इस सपने में हेमा का भाई गौतम ही उसके साथ था। वो गौतम का हाथ पकड़कर भागती चली जा रही थी। दोनों बेहद खुश थे। फिजा में कहकहे बिखर रहे थे। फिर अचानक बादल के एक टुकड़े ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों गड़बड़ा गए, हाथ छूट गए। कुछ पलों बाद जब बादल छंटे तो हिना ने खुद को पहाड़ी पर अकेला तन्हा पाया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई।
वो अपने कमरे में बिस्तर पर थी और उसके सामने एक सांप फन फैलाए उसे मंत्रमुग्ध सा देख रहा था। हिना पहले तो समझ ही नहीं पाई कि वो कौन सा ख्वाब था जहां वो हसीन वादियों में गौतम के साथ घूम रही थी और एक बादल के टुकड़े ने उन्हें जुदा कर दिया था, या फिर ख्वाब ये है कि एक सुनहरा सांप उसके चेहरे के बिल्कुल सामने फन फैलाए बैठा है। इससे पहले कि वो कोई फैसला कर पाती, इस सुनहरे सांप की आंखों से लहरें सी निकली और हिना की आंखों में समा गई। हिना पर फौरन ही एक बेहोशी सी छा गई। उसकी आंखें खुली थीं। वो उस सुनहरे सांप को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, मगर वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे। उसके दिमाग में जैसे धुआं भरता जा रहा था। उसके हाथ पैरों में जैसे हरकत कर पाने की ताकत ही नहीं थी। फिर वो सांप उसके मरमरी बदन पर फिसलने लगा। सांप ने उसके उफनते यौवन को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर ये गिरफ्त सख्त से सख्त होती गई। हिना अपने आप से बेखबर होती जा रही थी। सितारा हिना के कमरे का कई बार चक्कर लगाकर जा चुकी थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज बीबी जी को क्या हो गया है। आज स्कूल की छुट्टी थी और सितारा जानती थी कि छुट्टी वाले दिन हिना देर से उठती थी, लेकिन इतनी देर से भी नहीं। आज तो हद ही हो गई थी। दरवाजा अंदर से बंद था, नहीं तो सितारा खुद अंदर जाकर उसे जगा देती। सितारा पहले तो दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने आहिस्ता से दस्तक दी। इसका भी कोई असर नहीं हुआ तो उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और साथ ही आवाज भी लगाई, लेकिन हिना के कान पर जू नहीं रेंगी। सितारा परेशान होकर अपनी मां सरवरी के पास किचन में पहुंची और चिंतित स्वर में बोली, अम्मा, हिना बीबी अभी तक जागी नहीं। अरे सोने दे, रात देर से सोई होगी ना। कितनी ही देर से सोई हूं, लेकिन इतनी देर से तो वो कभी नहीं उठती। अम्मा, तुझे पता है इस वक्त क्या बजा है? क्या बजा है? 12:30 बज रहे हैं अम्मा। हैं? 12:30? तूने जोर से दरवाजा खटखटाया? हाँ अम्मा, इतने जोर से कि बस टूटने की कसर रह गई थी। अच्छा, चल मैं चलती हूं। अम्मा, दरवाजा पीटने से कुछ नहीं होगा। तू वहां जाकर क्या कर लेगी? अरे तू आ तो सही। अम्मा सुन तो, एक तरकीब है। वो क्या? लाउंज से उसके कमरे में फोन करते हैं। फोन की घंटी सुनकर वो जरूर उठ जाएगी। हाँ, ये ठीक है। चल फोन करके देख ले। सितारा ने लाउंज में रखे फोन से हिना के कमरे वाले फोन का नंबर मिलाया और रिसीवर कान से लगाकर अपनी मां को देखने लगी। घंटी बज रही है अम्मा। 3-4 घंटियां बजने के बाद भी हिना ने रिसीवर नहीं उठाया। वो तो फोन भी नहीं उठा रही है। वो कमरे में है भी या नहीं? पर कमरे से आखिर वो जाएगी कहां? सितारा रिसीवर कान लगाए घंटी की आवाज सुनती रही। फिर अचानक उधर से किसी ने रिसीवर उठाया। सितारा के चेहरे पर खुशी की लहर फैल गई। उठा लिया अम्मा। चलो शुक्र है। हेलो हेलो। हिना की नींद भरी आवाज सितारा को सुनाई दी। बीबी जी, मैं सितारा बोल रही हूँ। दरवाजा खोलिए ना। आज क्या उठने का इरादा नहीं है आपका? जरा टाइम भी तो देखें। 12:30 बज रहे हैं। आप खैरियत से तो है ना? अच्छा सितारा, मैं खोलती हूँ। उधर से बदस्तूर नींद में डूबी आवाज आई। फिर रिसीवर रख दिया गया। सितारा ने भी फोन रखा और मां से बोली, अम्मा, बीबी जाग गई हैं। मैं उनके पास जाकर नाश्ते का पूछ कर आती हूं। हाँ, पूछ ले। वैसे तो अब खाने का वक्त हो गया है। सरवरी ये कहकर किचन की तरफ चली गई। सितारा भागकर हिना के कमरे की तरफ आई।
दरवाजा खुल चुका था। सितारा खुले दरवाजे से अंदर आई तो हिना तकिया ऊंचा किए निढाल सी पड़ी थी। अरे बीबी जी, क्या हुआ? सितारा बिस्तर की तरफ लपकी। हिना ने आंखें खोल दी और एक टक सितारा को देखने लगी। इस तरह से देखने पर सितारा सहम गई। हिना का अंदाज ही कुछ ऐसा था। वह खोए खोए अंदाज में उसे देख रही थी। हाय बीबी जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम सितारा हो ना? हिना ने उसे पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा था। बीबी जी, ऐसी बातें ना करें, मैं बहुत डरती हूं इन सब से। हिना ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। बीबी, आंखें खोलिए। हाँ, क्या? हिना ने आंखें खोलने की कोशिश में आंखें फाड़ी, लेकिन शायद अपने अंदर की हालत से बेबस वो आंखें खुली न रख सकी। बीबी, क्या हुआ आपको? मुझे मितली सी आ रही है। तू तू एक गिलास में थोड़ा नींबू पानी ले आना। हिना ने आंखें बंद किए हुए कहा। सितारा भागती हुई कमरे से निकली, फिर 2 नींबू निचोड़ गिलास में पानी भरा और दौड़ती हुई वापस गई। सरवरी उस वक्त किचन में नहीं थी। वो समीर का कमरा साफ करके आई थी। उसने सितारा को गिलास लेकर भागते हुए हिना के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। उसका माथा ठनका और वो भी उसके पीछे हो ली। जब सरवरी हिना के कमरे में दाखिल हुई तो हिना गिलास मुंह में लगाए नींबू पानी पी रही थी। क्या हुआ बीबी जी को? उसने सितारा से पूछा और दौड़कर हिना का माथा छुआ। हिना ने ग्लास मुंह से हटाकर सरवरी को भी अनजान नजरों से देखा। अम्मा, ये बीबी मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मुझे डर लग रहा है। अरे चुप हो जा, तुझे तो हर वक्त डर ही लगता रहता है। सरवरी ने अपनी बेटी को डांटा और फिर हिना की तरफ मुड़ी। बीबी जी, आपका जी मितला रहा है ना? आपको डॉक्टर के पास ले चलें? नहीं, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। हिना आंखें मूंदे ही बोली और फिर आश्चर्यजनक तौर पर नींबू पानी पीकर उसकी तबीयत संभल गई। वो थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। कुछ देर वो खामोश बैठी रही, फिर अपने कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाई, कुछ ऐसे जैसे कमरे में कोई चीज तलाश कर रही हो। सितारा उसके पास ही बैठी थी और सरवरी नाश्ता बनाने चली गई थी। सितारा हिना के पैर अपनी गोद में रखे बहुत आराम से दबा रही थी। थोड़ी देर बाद हिना ने अपने पैर खींच लिए। उसने कहा कि उसे नहाना है, लेकिन सितारा ने बहस की कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। हिना ने कहा कि वो ठीक है। उसे क्या हुआ था ये उसे खुद नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो है। बिस्तर से उठते हुए हिना का बदन टूट रहा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर अंगड़ाई ली, फिर एक ठंडी सांस लेकर दोनों हाथ छोड़ दिए। हिना बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये बाथरूम पूरी तरह से आधुनिक साजो सामान से सुसज्जित था। दीवारों पर आमने सामने आईने लगे हुए थे। बाथरूम में प्रवेश करके हिना ने दरवाजा बंद किया और वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मालूम होता था जैसे वो किसी भयंकर बीमारी से उठी हो। एक ही रात में उस पर आखिर ये क्या बीत गई। फिर उसे अपने वो 2 ख्वाब याद आए। ख्वाब में वो हेमा के भाई के साथ वादियों में उड़ती फिर रही थी कि एक बादल ने उन्हें ढक लिया, और जब वो बादल उड़ा तो वहां गौतम नहीं था। घबराकर जब उसने इधर उधर देखा तो उसकी आंख खुल गई। फिर उसे अपने बिस्तर पर एक सुनहरा सांप फन उठाए नजर आया। उस सांप की चमकीली आंखों से लहरें सी निकली और उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसके बाद उसकी आंख अभी कुछ देर पहले ही टेलीफोन की घंटी पर खुली थी।
हिना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। वो अपना चेहरा देखकर फिक्रमंद हो गई थी। वो कुछ देर अपने चेहरे को ही देखती रही। फिर उसने नल खोलकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे। गौतम के साथ वाला वो ख्वाब और वो सांप, ये दोनों घटनाएं एक ही वक्त घटी थीं। इसीलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा वाकया ख्वाब है और कौन सा हकीकत। फिर उसे ख्याल आया कि हेमा के भाई गौतम के साथ हसीन वादियों में घूमने का वाकया तो किसी भी तरह से हकीकत नहीं हो सकता। गौतम से तो उसकी मुलाकात आज रात ही हुई थी, लेकिन वो सांप वाली घटना, वो भी हकीकत तो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये हकीकत होती तो वो उठकर सांप को मारने की या भगाने की कोशिश करती। वैसे भी उसे सांपों से डर तो नहीं लगता था, लेकिन वो सांप को देखते ही होश गंवा बैठी थी। और इसका मतलब ये था कि उस सुनहरे सांप को भी उसने ख्वाब में देखा था। हिना ने कपड़े उतारे और वो शावर के नीचे जाकर खड़ी हुई। वो शावर को खोलना ही चाहती थी कि उसकी नजर सामने वाले बड़े आईने पर ठहर गई। वो बेअख्तियार ही आईने की तरफ बढ़ी ताकि उसने जो कुछ देखा था उसे रोशनी में अच्छी तरह से देख सके। और उसे अपने पेट पर 2 नन्हे सुराख नजर आए थे। उसने घबरा कर अपने पेट की तरफ देखा। वहां वाकई पास पास 2 नन्हे निशान मौजूद थे जो नीलापन लिए हुए थे, और ये साफ तौर पर किसी सांप के काटने के निशान ही थे। तो क्या रात को सांप ने उसे काट लिया था? ये सोचकर ही हिना कांप गई थी। अगले 2 दिन तक हिना पढ़ने नहीं जा सकी। पहले दिन हेमा अकेली स्कूल में बहुत बोर हुई। हिना के बिना उसे स्कूल अच्छा नहीं लगता था। उसे चिंता भी हुई। स्कूल से घर पहुंचते ही उसने पहला काम हिना को फोन करने का किया। फोन की घंटी बजी और हिना ने फोन उठाया। उसने कहा, हेलो माय डियर हेमा मालिनी। हेमा मालिनी की मौसी आज स्कूल क्यों नहीं आई? अब मैं क्या करती? जागती आंखों से रात भर तेरे भाई के ख्वाब ही देखती रही। सुबह दोपहर को आंख खुली तो स्कूल कैसे आती? लो भाई, ये तो एक ही मुलाकात में ये हाल हो गया। अब मैं करूं क्या? तेरा भैया है ही ऐसा, जो देखे वो अपनी नींद गंवा ही बैठेगा। ये तेरा भैया क्या कर रही है? मेरे भाई का प्यारा सा नाम भी तो है। हाँ है तो, पर मुझे याद नहीं। उसकी सूरत और मीठी आवाज के पीछे तो मैं भूल ही गई। पर क्या तूने अपने भाई का नाम बताया भी था? बताया तो था कि उसका नाम गौतम है। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है। उन दोनों दोस्तों की ये मुहाचाही और चुहल कुछ देर चलती ही रही। उसके बाद हिना ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हेमा ने पूछा कि उसे क्या हुआ, तो हिना ने कहा कि उसे देखना पड़ेगा, और जब वो देखेगी तो हैरान रह जाएगी, और हैरान क्या बल्कि परेशान हो जाएगी। हिना ने कहा कि उसे लगता है जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचुड़ गया हो। वो पीली पड़ गई है और उसे एक अजीब सी दहशत सी महसूस हो रही है। इतनी देर से उठने के बाद और नहाने के बावजूद भी उसे नींद आ रही है। उसने बताया कि बेचारी सितारा कैसे दरवाजा पीट पीट कर हलकान हो गई, और फिर उसे नींद से उठाने के लिए फोन करना पड़ा। अच्छा था कि उसके अब्बू घर पर नहीं थे, वरना जाने क्या मुसीबत आती। अब तक न जाने 5-6 डॉक्टर सर पर खड़े होते। हेमा ने उससे पूछा कि वो बताए कि वो स्कूल आ रही है या नहीं। हिना ने कहा कि अगर उसकी हिम्मत रही तो वो कल जरूर आएगी, लेकिन वो अगले दिन भी स्कूल नहीं जा सकी। हेमा को हिना की फिक्र थी, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। खाना खाया, कुछ देर आराम किया, और अपने भाई गौतम को हिना के बारे में बताया। गौतम भी हिना की बीमारी के बारे में सुनकर सोच में डूब गया। आखिर हिना भी तो उसके हवासों पर छाई हुई थी।
उसका मन किया कि वो हेमा से कहे कि वो हिना से उसका कुशल क्षेम पूछने चले, लेकिन वो कह नहीं सका। वो हेमा को घूर रहा था। अरे, ये आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने थोड़ी बीमार किया है उसे। हाँ, पर नजर तो तेरी ही लगी होगी ना। उसके जन्मदिन के दिन कैसे उसकी तारीफें कर रही थी, उसे घूरती जा रही थी। अरे वाह, मैं उसे क्यों नजर लगाऊंगी? नजर उसे आपकी लगी होगी। नदीदों की तरह एक टक देखे जा रहे थे उसे। पर हिना को हुआ क्या है? फोन पर बात हुई थी, कह रही थी तबीयत बहुत खराब है और वो समझ नहीं पा रही है कि ऐसा क्यों है। तुम फिर भी उसे देखने नहीं गई? किसके साथ जाती? आप अभी कहां जा रहे हैं? आप चले ना मेरे साथ। मैं तो एक दोस्त के यहां जा रहा था। खैर चलो, चलता हूं तुम्हारे साथ। मैं अपने दोस्त को फोन कर देता हूं। अपने भाई का यह जवाब सुनकर हेमा को हैरानी हुई। उसे यह तवक्को नहीं थी कि गौतम भैया यूं फौरन तैयार हो जाएंगे। उसका तो ख्याल था कि कहीं जाने की बात पर वो 6 बहाने बनाएगा और गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ बड़े इत्मीनान से उसके सामने से गुजर जाएगा। भैया, आप ये 1-2 दिन में कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो गए हैं? तुम कहना क्या चाह रही हो? एक तो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के पास ले जा रहा हूं, ऊपर से तुम बातें बना रही हो। ना चलूं? ना जाऊं? अरे नहीं भैया, नाराज ना हो। दोनों भाई बहन गाड़ी में बंगले पर पहुंचे और एक गार्ड बड़ी मुस्तैदी से चलता हुआ उनके पास आया। हेमा ने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि वो हिना से मिलने आई है। गौतम आम दिनों में भी ऐसी सिक्योरिटी देखकर हैरान था। उसने हेमा से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा यह सब हिना के लिए है। गौतम ने पूछा तो क्या पढ़ने भी वो गार्ड के साथ जाती है? हेमा का जवाब था हाँ। हिना की अम्मी नहीं है, खुद हिना भी बचपन में गुम हो गई थी। गौतम ये बातें पूछना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही गार्ड ने दरवाजे खोल दिए। गौतम अपनी गाड़ी अंदर ले गया। गार्ड ने इंटरकॉम पर हेमा के आने की खबर दी। वो दोनों गाड़ी से उतरे और बरामदे में हिना उनके सामने ही खड़ी थी। उसने दोनों को ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। गौतम ने हिना का चेहरा देखा तो वो कुछ परेशान सा हो गया। एक ही रात में वो इतनी फीकी, इतनी कमजोर दिखाई दे रही थी। हेमा के कुछ बोलने से पहले ही गौतम बोल पड़ा। ये क्या हो गया आपको? कुछ पता नहीं, जो हुआ अचानक ही हुआ। बर्थडे की रात अच्छी भली थी, सुबह उठी तो हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर को दिखाया है। पापा सुबह शाम डॉक्टर बदल रहे हैं। हाँ, जाहिर है वो परेशान तो होंगे ही। आखिर बीमारी क्या है? कुछ डायग्नोसिस नहीं हुई? शायद कोई बीमारी नहीं। अभी तक कोई डॉक्टर कुछ डायग्नोस कर ही नहीं पाया। हर डॉक्टर बस अपनी अपनी दवा लिखकर पर्चा पकड़ा देता है। इतने में सितारा चाय लेकर आ गई और वो तीनों अभी चाय का आनंद ले ही रहे थे कि समीर हिना को ढूंढता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। ओह, तो तुम यहां हो? पापा, इनसे मिलिए। ये मेरी सहेली हेमा है और ये इनके भैया गौतम। अच्छा, तो ये हेमा है। कैसी हो बेटा? सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। गौतम ने खड़े होते हुए हाथ जोड़ दिए थे। इस खूबसूरत नौजवान गौतम को देखकर समीर को अपनी जवानी याद आ गई थी। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? तबीयत में कुछ सुधार हुआ कि बस? अब्बू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, होना भी चाहिए। अब तुम्हारे दोस्त जो आ गए हैं। हेमा भाई, तुम ऐसा करो, रोज आ जाया करो। तुम्हारे सामने कम से कम ये खुश तो रहेगी। अब्बू, आप क्या सोचते हैं मैं घर पर ही बैठी रहूंगी? मुझे कल तो स्कूल जाना ही है। पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जरूर बेटा, स्कूल भी चली जाना, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ। अब्बू, आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। तुम याद से दवा जरूर ले लेना। जी अब्बू, मैं ख्याल रखूंगी।
अच्छा गौतम बेटा, फिर मिलते हैं आपसे। और हेमा तुम भी आते रहा करो। समीर के जाने के बाद हेमा फिर से सोफे पर बैठ गई और हिना पर झूलते हुए बड़ी शोखी से बोली, यार तुम्हारे पापा तो बड़े शानदार हैं और बहुत मेहरबान भी। पापा अपने जैसे अकेले ही हैं। म्यूजिक से इन्हें बहुत प्यार है और मेरी माँ से तो उन्हें इस कदर मोहब्बत है कि आज तक दूसरी शादी नहीं की। दादी ने बहुत दबाव डाला लेकिन पापा टस से मस नहीं हुए। यहां तक कि मैंने भी कहा, हेमा, जब मैं अपने अब्बू को तन्हा देखती हूं तो मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो हंसकर टाल जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते। पर ऐसा क्यों है ना? वो कहते हैं तुम कैसी बेटी हो जो सौतेली माँ के लिए इस कदर परेशान हो। ठीक ही तो कहते हैं। ये तीनों आज हिना के साथ काफी देर तक हंसी मजाक गपशप करते रहे और हिना का दिल भी लगा रहा। रात को हेमा अपने बिस्तर पर लेटी एक कोर्स की किताब पढ़ रही थी और गौतम उसके कमरे में आया। हेमा ने किताब बंद की और अपने भाई के चेहरे को गौर से देखते हुए मुस्कुराई। सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत तो है। वैसे क्या कर रही थी तुम? एग्जाम सर पर है भैया, थोड़ा सर खपा रही थी किताबों में। ओह, खैर एक बात बताओ हेमा, तुझे अपनी ये सहेली हिना कैसी लगती है? भैया अब तो सीरियस हो रहे हैं। वो मेरी सहेली है, स्कूल में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छी है, लाखों में एक है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हेमा, इसका मतलब है कि अब हम एक दूसरे के रकीब बनने वाले हैं। रकीब? हेमा की समझ में पहले तो इस शायराना शब्द का मतलब आया ही नहीं। फिर समझ आया कि रकीब तो किसी एक को चाहने वाले दो प्रतिद्वंदियों को कहते हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, बहन से भी शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप भी मेरी लाइन में आ गए, लेकिन ये तो बुरी बात है ना? इसमें बुरी बात क्या है हेमा? मैं तुम्हारी सहेली को पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हेमा थोड़ा उदास हो गई थी। हाँ, मैंने जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। आपने सोचा ही तो नहीं भैया। अगर सोचा होता तो ऐसी बात हरगिज जुबान पर ना लाते। क्यों? किसी को पसंद करना, क्या उससे शादी करने की इच्छा रखना कोई गुनाह है? पसंद करना तो गुनाह नहीं है भैया, लेकिन शादी की बात करना गुनाह है। ओह, तो तुम शायद जात धर्म का सोचकर ऐसा कह रही हो। बड़े घरानों में अब ये रूढ़िवादी ख्याल नहीं होते। और समीर साहब तो मुझे आधुनिक ख्यालों के पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति लगे हैं। नहीं भैया, मैं इसकी बात नहीं कर रही। हालांकि वो भी एक प्रॉब्लम है, मगर वो बात नहीं है। अपनी पसंद से शादी करना या सोचना, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनकी मंगनी ना हुई हो। हेमा ने अपने भाई को कुछ याद दिलाया था। मैं इस मंगनी को नहीं मानता। आपके मानने ना मानने से क्या होगा? ये शादी हमारे बड़ों ने तय की है। इस मंगनी से मना करना संभव नहीं है। और आखिर नेहा का क्या अपराध है? फिर ये रिश्ता हमारे दादा ने किया था और वो मुझसे 2 साल बड़ी है। 2 साल का कोई फर्क नहीं होता भैया। जिस आधुनिकता की बात अभी आप दे रहे थे, उसी आधुनिकता के चलते उम्र में 5-7 साल का अंतर होना कोई अर्थ नहीं रखता। फिर आप दादा की हैसियत और उनके गुस्से से भी अनजान नहीं हैं। मैं तो आपको ऐसी कोई गुस्ताखी ना ही करने की सलाह दूंगी। लेकिन हेमा, अब मैंने यह तय कर लिया है कि अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। लेकिन भैया, क्या यह एक तरफा फैसला नहीं है? मैं समझा नहीं। आप हिना से शादी तभी कर सकेंगे ना जब हिना और उसके पापा दादी इस शादी पर रजामंद हो। आज आपने उसके पापा को देखा है। मुझे तो वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते, मगर मैंने तुम्हारी इस सहेली की आंखों में अपने लिए हमदर्दी देखी है। ये 2 मुलाकातों में आखिर हिना ने ऐसा क्या जादू कर दिया आप पे? जादू होने के लिए एक पल भी काफी होता है हेमा, और इस एक पल का एहसास हमें तुरंत हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसका पता कुछ दिनों बाद चलता है।
लेकिन ये खेल, ये बस एक पल का ही है। वाह भैया, हिना ने इन 2 मुलाकातों में आपको फिलोसोफर बना दिया। भगवान जाने अब आगे की मुलाकातें क्या रंग लाएंगी। मैं अब आपको उसके घर लेकर नहीं जाऊंगी। ऐसे ही मौकों के लिए माए होती हैं हेमा। अगर आज मम्मी होती तो वो मुझे मायूस ना करती। और ऐसे ही मौकों के लिए बाप भी होते हैं भैया। अगर आज हमारे पापा होते तो वो आपको ऊंच नीच समझाते, आपको हरगिज बहकने नहीं देते। बुरा हो शैतान का जिसने हमारे माँ बाप की जान ली। जी चाहता है कि उसे जिंदा करूं और फिर गिन गिन कर उससे अपने माँ बाप के कत्ल का हिसाब लूं। ताया बताते हैं कि उसका बहुत बुरा अंत हुआ। पहले वो अंधा हुआ, फिर मोहताज और फिर अपाहिज। अपाहिज ऐसा कि महीनों बिस्तर पर पड़ा सिसकता रहा। सजा तो वो अपनी जिंदगी में ही पा गया ना भैया। यही वो सच है भैया जिसे हम समझ लें तो इंतकाम की आग में जलकर कभी अंधे ना हो। एक हत्यारे को मारकर खुद कातिल बनना एक मूर्खता ही तो है। नहीं है मां, एक हत्यारे को मारकर दिल की आग तो ठंडी होती है ना। मैं नहीं मानती भैया, किसी की जान लेना खुद को खतरे में डालना है। हां, उसे माफ कर देना या सब्र कर लेना, ये जरूर दिल की आग को ठंडा कर सकता है। भगवान सब्र करने वालों के साथ होता है और जुल्म करने वालों को वो कभी नहीं बख्शता। अब देख लीजिए ना, रोशनगढ़ी के रोशन राय का क्या हाल हुआ। उसके अंजाम को सबने देखा। छोड़ो हेमा, छोड़ो इन पुरानी बातों को। बात न जाने कहां से कहां निकल गई। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। हाँ, तो मैं कह रहा था। गौतम कहते कहते रुक गया और अनुरोध पूर्ण नजरों से अपनी बहन को देखने लगा। हेमा के बस की होती तो वो कल ही उन दोनों की शादी करवा देती, लेकिन वो जानती थी कि उसका भाई क्या मांग रहा है। वो अपने भाई को आग से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती थी, लेकिन उसने साफ शब्दों में इनकार करना बुद्धिमानी नहीं समझी और धीरे से बोली, ठीक है भैया, मैं इस बारे में हिना से बात करने की कोशिश करूंगी। उसकी रजामंदी के बिना तो यह बात आगे नहीं बढ़ सकती ना। हेमा, उससे कह देना कि अगर वो मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हुई तो फिर वो किसी और की भी नहीं हो सकेगी। गौतम ने बड़े तीखे लहजे में कहा और फिर वो तुरंत कमरे से निकल गया। भाई का ये रूप और रवैया हेमा के लिए एकदम नया था। हेमा तो उसे बड़ा नरम दिल, शालीन स्वभाव और शायराना मिजाज रखने वाला लड़का समझती थी, पर आखिर था तो वो भी एक जमींदार घराने का। शायद उसके खून ने आखिरकार अपना रंग दिखाया था।